गुड मॉर्निंग। शालीमार बाग, सिविल लाइंस, करोल बाग और गांधीनगर, सबको गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, तो कोई दिखता नहीं है ना, ऐसे मन ही नहीं करता पढ़ाने का, तो एटलीस्ट कोई तो कैमरा ऑन कर लो या चैट में मुझे लिख के दे दो कि यस मैम गुड मॉर्निंग या हम आ चुके हैं। हम्म। हाँ, वेरी गुड। लेकिन इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम्म। ऐसे वो नॉर्दर्न लाइट्स वाला दिख रहा है मुझे, मतलब मुझे नॉर्वे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं पे नॉर्दर्न लाइट्स देख पा रही हूँ। हम्म। बहुत ही ब्लर। बट ठीक है। एटलीस्ट ये है कि कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले मैं थ्योरी पढ़ा देती हूँ, जितनी भी थ्योरी है सारी पढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास मतलब जो नेक्स्ट दिन होगी, नेक्स्ट डे, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 लेक्चर मिले हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास है केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। तो हमारे पास 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक, ठीक है। तो हम 2 तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर सपोज मेरे पास एक बकेट है, ये एक बकेट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक टैप लगा दिया, ठीक है। टैप से इसके अंदर पानी फिल हो रहा है, ठीक है। और मैंने क्या करा, इस बकेट के अंदर छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। तो जो टैप से पानी जा रहा था, जिस अमाउंट से जा रहा था, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, जो पानी का लेवल होगा इस बकेट के अंदर वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जितना अमाउंट इस टैप से पानी का जा रहा है अंदर, उतना ही अमाउंट इस होल के थ्रू बाहर जा रहा है। तो जो लेवल होगा पानी का, वो यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि कांस्टेंट हो चुका है, जबकि वो लेवल बढ़ रहा है। पर वो कांस्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि वो साथ ही साथ वो बाहर भी हो रहा है पानी। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन हो भी रही है, पर उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारा आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। कोई कोई 2 पर्सन है, एक पर्सन ने उसको यहाँ से फोर्स लगाया, दूसरे पर्सन ने उसको यहाँ से फोर्स लगाया। तो अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक मूव करेगा आगे। पर अगर दोनों साइड से सेम डायरेक्ट, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, अपोजिट एंड मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन क्या है यहाँ पे सिंबल, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो उस केस में होगा क्या कि ये जो ब्लॉक है वो अपनी ही जगह पे रहेगा। तो अभी भी फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जिस अमाउंट से फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसी अमाउंट से फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक होगा वो बिल्कुल एक कांस्टेंट पोजीशन को ऑब्टेन कर लेगा। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन हो भी रही है पर फिर भी वो स्टैटिक मतलब रुक चुकी है, और ये डायनेमिक चली जा रही है, चली जा रही है, और इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम आर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब तुम्हारे सिलेबस के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में ज़्यादा है, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरह से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उनके टाइप्स क्या होते हैं। पहला है होमोजीनियस रिएक्शन, दूसरा है हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब है, चाहे फेज का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैटर 3 फॉर्म में है, वैसे तो चौथी फॉर्म भी होती है जिसको हम पढ़ते नहीं हैं, पर मैटर तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 फॉर्म्स में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इनको बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का फेज। तो अगर वो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, अगर वो सेम फेज में हुए, सपोज सारे के सारे गैस फॉर्म में हैं, या सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में हैं, या सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में हैं, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन।
हेट्रोजीनियस का मतलब है अगर तुमने कोई रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनका सेम फेज नहीं है ना। हो सकता है रिएक्टेंट में एक सॉलिड हो और एक गैस फॉर्म में हो, या हो सकता है प्रोडक्ट्स में कोई सॉलिड फॉर्म में और कोई गैस फॉर्म में हो। तो जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं अगर वो सेम फेज में नहीं होते हैं सारे के सारे, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। जैसे यहाँ देखो, सॉलिड गैस, यहाँ पे सबके सब गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सेम हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के केस में, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। अब देखो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, हमने कोई रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए पर प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स नहीं हो पा रही, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में गए, अब बन गया पूरा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल में क्या होता है, तुमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक स्टेबल कंडीशन आती है जो कि होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, मतलब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट्स में, तो जिस रेट से कन्वर्ट हो रहे थे वही रेट से प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होने लगेंगे रिएक्टेंट्स में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेबल स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जो रेट होता है फॉरवर्ड का, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सेंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि वो सेम हो जाए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट दोनों की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं करेगी फर्दर, ठीक है। तो हमारे पास है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन हुई उसमें हीट रिलीज हुई, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हमने कोई रिएक्शन कराई तो हमने कुछ हीट गेन करी उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। अभी देखो, जैसे बहुत बार ना पूछा जाता है, जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, जैसे सपोज मेरे पास CH4 है, ठीक है, मुझे इसका एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब किसी बॉन्ड को तोड़ोगे, जब किसी मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब तुम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन कराओगे और एक प्रोडक्ट बनाओगे, सपोज तुमने मान लो तुमने H2 ले लिया और हाफ Cl2 ले लिया और मिलकर बना दिया HCl, ठीक है। तो सॉरी, H2 + Cl2, ठीक है। तो H2 + Cl2 मिलके बनाएंगे 2HCl, ठीक है। अब तुमने यहाँ करा, तुमने H2 गैस लिया, तुमने क्लोरीन गैस लिया, तुम दोनों रिएक्टेंट्स को मिलाकर प्रोडक्ट बना रहे हो। तो जब दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करोगे और प्रोडक्ट बनाओगे, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है और ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब तुम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हो तो एक्सोथर्मिक, जब तुम किसी एक कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, एक्सो और एंडो में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है कि डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो भी मैं बता रही थी, कि अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आई, तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में एक स्टेट आएगी, स्टेबल स्टेट, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल के लिए हमेशा हम साइन यूज़ करते हैं डबल एरो का, ठीक है। अगला है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, वो सारे जो वापस नहीं जा पा रहे, वो कहलाएगा इरिवर्सिबल। इसको पहचानने का तरीका कैसे है,
ठीक है, ये एक एरो से पता चल जाता है कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सिंगल एरो रिवर्सिबल के लिए भी बना सकते हैं। तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और जो प्रोडक्ट बना है वो कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन चुका है, जब भी प्रेसिपिटेट बनेगी वो कुछ इस सिंबल से डिनोट करेंगे। देखो, एरो जो होता है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। ऊपर वाला डिनोट करता है गैस को और नीचे वाला डिनोट करता है प्रेसिपिटेट को, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई भी रिएक्शन में गैस बनी है तो वो उसको इस अपवर्ड डायरेक्शन के एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई सॉलिड फॉर्म डिपॉजिट हो गई है हमारे रिएक्शन में, ठीक है। तो जब कोई सॉलिड फॉर्म, सॉलिड कंपोनेंट डिपॉजिट होगा हमारे रिएक्शन के अंदर तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और अगर प्रेसिपिटेट बनेगी तो वो रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे इसमें देखो AgCl की प्रेसिपिटेट बन रही है तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगी। इसमें H2 गैस रिलीज हो रही है बट ZnSO4 का सॉलिड फॉर्म बन रहा है, तो सॉलिड फॉर्म वापस रिवर्स नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले काम करो, ये लिख लो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये सब लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने वही इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं एग्जाम्पल। N2+3H2 गिव्स 2NH3, इसको हम हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। हेबर्स प्रोसेस अमोनिया का प्रोडक्शन है और ये रिएक्शन होमोजीनियस होती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जिंक की रिएक्शन हेट्रोजीनियस, तो ये लिख लो। कर दूँ चेंज?
चेंज कर दूँ? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं। तो डायनेमिक नेचर में तो मैं एक्सप्लेन कर दिया था, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के, अभी रिसेंटली जेई एडवांस में पूछा गया था। तो हमारे पास है रिएक्शन, रेट का रिएक्शन और टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, मतलब टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम चलेगा वैसे वैसे रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते जाते हैं। तो अगर हमारे पास है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट जो है वो कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और फिर एक ऐसी स्टेट आती है इक्विलिब्रियम की जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास अ, ये है कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। तो पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन का सिखा रही हूँ। कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिएक्टेंट्स का अमाउंट सबसे पहले सबसे ज़्यादा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन बीतेगी तो वैसे वैसे ये रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स पहले तो बिल्कुल नहीं होते स्टार्टिंग में, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये एक पॉइंट आया जहाँ पे दोनों का अमाउंट मिला, कॉन्सेंट्रेशन मिली। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे हमारे रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कांस्टेंट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया और ये इस पॉइंट पे बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं, इक्वल नहीं होती, ज़रूरी नहीं है इक्वल हो भी सकता है इक्वल हो जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। तो कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं एट इक्विलिब्रियम। ऐसी अगर बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में जाते हैं तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी। तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड और ये है हमारे पास बैकवर्ड का। तो पहले रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जाते हैं, फॉरवर्ड वाला जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा रेट होगा, धीरे 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 कम होगा हमारा रेट।
ठीक है। और जो बैकवर्ड वाला है वो धीरे 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 क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का रेट सेम हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा, ये पॉइंट पे दोनों का रेट सेम कर दिया। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ बना लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, फिजिकल का मतलब है फिजिकल चेंजेस होंगे, मतलब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड गैस फॉर्म में, या लिक्विड गैस फॉर्म में, या गैस लिक्विड फॉर्म में, गैस सॉलिड फॉर्म में। तो जब ऐसा कुछ होगा, फिजिकल चेंजेस होंगे और ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, लिक्विड और गैस, सॉलिड और गैस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। तो ये अब इनको अलग अलग समझा रखा है, ये इतना काम का नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है, both the opposing forces occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी वो कांस्टेंट हो जाती हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर। magnitude of such quantities at any state indicates extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium। तो ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये चार पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, लिखो।
चेंज कर दूँ। अब आगे देखते हैं। तो ये वही सेम है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये दो रिएक्शंस हैं हमारे पास है। ये हमारे पास है एस्टर। एस्टर का हमने हाइड्रोलिसिस करा तो हमने क्या बनाया, एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिला। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सारे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये सब क्या है, गैस फॉर्म। ये तो हम लिख ही चुके हैं तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जिंक वाला हमने एग्जाम्पल लिखा था, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। MgO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, MgCO3 सॉलिड। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल लिख लो बस, ठीक है। लिख लिया, चेंज कर दूं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पर एक्चुअली हम इस चैप्टर के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो कि क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। और वो होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस raised to a power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। तो अगर हमारे पास सपोज कोई रिएक्शन है 2N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस्ड हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो N2 का एक्टिव मास और H2 का एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोक्योमेट्री नंबर। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगला है एट अ गिवन टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स रेज टू द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस। अच्छा, ये तो वही इन्होंने डेफिनेशन दोबारा लिख रखी है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने यहाँ लिख के दिखाया हमें कि हमारे पास सपोज ये कोई एक रिएक्शन है, तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ये इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। और ये जो ABCD हैं ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले, जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हम RF लिखेंगे। तो RF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर A और B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर B, स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए अब ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स बन गए, तो ये बन जाएगा C की पावर C और D की पावर D, ठीक है। तो ये इन्होंने उसी फॉर्म में लिखा है इस रिएक्शन के लिए। अब इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाता है, तो ये आगे क्या करेंगे, इसको
रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को इक्वल रखकर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो मैं इसी के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास आर एफ ये आ गया, आर बी ये आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन है, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट देते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर वो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बनेगा आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी। ये हो गई इक्वेशन 1। के एफ क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगला है आर बी, ये हो जाएगा के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो ये होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम पे दोनों सेम होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब के वाले को एक साथ कर दो, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो ये दोनों मिलके भी एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक नंबर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारा फाइनल यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा, के इक्विलिब्रियम आर एफ सॉरी के एफ अपॉन के बी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। तो इसको लिख लो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो लॉ ऑफ मास एक्शन, और पहले तो ये इसकी स्टेटमेंट लिख लो और उसके बाद फिर ये डेरिवेशन लिख लेना। जो मैंने लिखी है वो लिख सकते हो, देखो। कर दूँ चेंज?
ये लिख लो, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट ये लिख लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम। तो जब भी कोई गैसियस सिस्टम आएगा, उसके लिए हम उसको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था कि हमारे पास जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, एक्टिव मासेस की। तो यहाँ पे अगर सिस्टम गैसियस सिस्टम है तो वो जो एक्टिव मास होगा वो प्रेशर की टर्म्स में होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक गैसियस सिस्टम है, हम उसके लिए जो एक्टिव मासेस लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ, मैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब भी हम गैसियस सिस्टम के लिए लिखेंगे तो उसके लिए अगर हम प्रेशर की टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं केपी से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, इसको केपी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हम प्रेशर की टर्म्स में इसको लिख रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू द पावर स्टोकियोमेट्री नंबर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी रेस टू द पावर स्टोकियोमेट्री नंबर, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे हैं, अगर सिस्टम गैसियस फॉर्म में है तो हम उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम डिनोट करेंगे केपी से। और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्री नंबर, ठीक है। अगर कोई सिस्टम एक्वस फॉर्म में हुआ कि सारे एक्वस फॉर्म में है, तो उस केस में हम एक्टिव मासेस को लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ पे जो बनता है, जैसे सपोज
अगर मुझे इसके लिए, इसी के लिए सपोज मुझे एक्टिव मास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म लेनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक नंबर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो इसके अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं केसी। तो केसी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसको लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चाहोगे तो हम डेरिवेशन को भी मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे देखो हमने यहाँ पे के पी की फॉर्म लिखी थी, ठीक है। तो हम इस के पी वाली जो इक्वेशन है इसको हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर हो जाएगा हमारा एन अपॉन वी आर टी, और एन अपॉन वी का मतलब है सी आर टी, मतलब मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमने उसको सी की फॉर्म में लिख लिया कॉन्सेंट्रेशन। अब पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन वी, या सॉरी सी लिख लेते हैं डायरेक्ट, सी आर टी। ये किसके लिए, हमारा सी के लिए है कि रेज टू द पावर सी। और डी के लिए क्या हो जाएगा, एक काम करती हूँ ये सी को ना मैं, चलो सी रहने देते हैं, सी आर टी। और ये हो गया हमारा डी की फॉर्म में, डी के लिए है ये हमारा। ऐसे ही सेम ए के लिए क्या हो जाएगा, सी आर टी की ए के लिए की पावर ए, सी आर टी बी के लिए रेज टू द पावर बी, ठीक है। अब आर टी तो सबका सेम होता है, आर टी कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर हम मान के चल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबको बाहर निकाल दो। ये हो जाएगा हमारा सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन सी की पावर ए इंटू सी की पावर बी, ठीक है। और ये आर टी हमारा बाहर आ गया, ठीक है। आर टी हमारा किस किस का बाहर आया, आर टी की पावर सी प्लस डी। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब C तो एज इट इज़ रहा, सी डी सी ए और सी बी तो एज इट इज़ रहे। ये क्या है, एक्टिव मासेस हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। पर ये जो आर टी है ये इसकी पावर में क्या जा रहा है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। मतलब अगर हम देखें प्रोडक्ट के जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट थे, प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एन जी से। डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, के पी इज इक्वल्स टू, ये पूरा किसके इक्वल हो गया, के सी के। तो के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हर साल जेई में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको लिख लो।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है, अगर हम उस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे सपोज हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा एक सेकेंड, मैंने पीछे ये रिएक्शन लिखी थी, शायद मैंने गलत लिख दी थी। इसको ठीक कर लेना, N2 आएगा खाली। N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, इसके लिए मान लो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। सपोज उन्होंने कहा Kc जो है वो 6 है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, 2NH3 गैस गिव N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, तो Kc डैश जो होगा वो इक्वल होगा 1/Kc के, यानी कि 1/6 के। ठीक है, तो रिएक्शन रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगला है, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स। तो अगर हमने किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा है किसी नंबर से, है ना, जैसे सपोज हमारे पास रिएक्शन, यही रिएक्शन थी, मान लो इसी ऊपर वाले रिएक्शन के लिए मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2N2 प्लस 6H2 इक्विलिब्रियम विद 4NH3 गैस। ठीक है, तो जब तुम मल्टीप्लाई करो किसी भी फैक्टर से ना, किसी भी n नंबर से, तो जो Kc नया Kc डैश होगा वो इक्वल हो जाएगा Kc की पावर जो भी जिससे भी तुमने मल्टीप्लाई करा है। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा Kc की पावर 2, मतलब 6 की पावर 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, किसी से ही मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर में चला जाएगा 3, 4 से करोगे तो 4 पावर में चला जाएगा। ठीक है, if we add two or more equilibrium reactions, final equilibrium constant is the product of individual constants। तो अगर सपोज हमारे पास कोई दो रिएक्शंस दे रखे हैं और उन्होंने उन दोनों रिएक्शन से हमें एक तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, तो सपोज ये दोनों रिएक्शंस, मान लो ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करके ऐड करना है हमें। ठीक है, तो जब भी दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर दो रिएक्शंस को माइनस करके फाइनल इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख रहे हो तो इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, और किस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम रीच हुआ इससे भी, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर एंड द स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये लिख लो, मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम लोग लिखो ये।
लिख लिया? चेंज कर दूं? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये भी लिख लेना, पहले तो ये दो रिएक्शन लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर का, ठीक है। हमने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन किस डायरेक्शन से रीच हुई है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए हमें याद रखनी है ये क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर था, T2 फाइनल टेम्परेचर था। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब T2 हमारा ज़्यादा है T1 से, ठीक है। अगर ये T2 ज़्यादा हुआ तो ये ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। जब डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T2 बढ़ गया, T2 बढ़ेगा तो ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो K2 की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, लॉग
लिखा है क्या कहीं पे? लॉग K2 अपॉन K1 जो आएगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये पूरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। और यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा K2 होगा वो ज़्यादा होगा K1 से, यानी कि K2 हमारा ज़्यादा हो जाएगा K1 से। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसी का रिवर्स एक्सोथर्मिक के लिए, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ही आता है आंसर, तो ये तो नेगेटिव ही रहा। तो यानी कि लॉग K2 अपॉन K1 लेस देन जीरो है, तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 लेस देन जीरो, मतलब लॉग K1 ज़्यादा है K2 से, तो हम लिख सकते हैं K2 इज़ लेस देन K1। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो। लिख लिया? चेंज कर दूं? नेक्स्ट लिख लो एक्सोथर्मिक के लिए।
डन। ये तो हम लिख ही चुके थे कि अगर हम कोई रिएक्शन है, अगर हम उसको रिवर्स करेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए, इफ़ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर रिएक्शन, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे सपोज हमारे पास ये पहली रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ये सेकेंड रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और हमें निकालना है इस फाइनल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये दोनों इक्वेशंस को ऐसे चेक करोगे, ऐड करें या माइनस करके ये इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है। तो SO2 गैस, यहाँ पे है हाफ O2 गैस, हमें यहाँ पे O2 चाहिए ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पे भी वो हाफ O2 गैस है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये हाफ O2 और हाफ O2 कैंसिल आउट। इस साइड प्रोडक्ट साइड SO3 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड NO2 आना चाहिए और राइट हैंड साइड NO आना चाहिए। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन बन रही है। ठीक है। तो जब भी इक्वेशंस को ऐड करोगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये K, ये किसके इक्वल होगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ लिख लो। लिख लिया। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टोकियोमेट्री का पढ़ेंगे। ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट में आ जाना।